डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.2 के सभी उदाहरण और प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और साथ में ही इसके बेसिक को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। डियर स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 में अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर किसे कहेंगे। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 के। हम जानते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है, यानी कि रेशनल नंबर। जैसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। बस इससे उल्टी हुई परिभाषा है अपरिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर की, कि वे नंबर्स जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उन्हें ही हम अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं। चलिए तो अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार से अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। इन्हीं दो नंबरों के बीच में अनंत परिमेय संख्याओं की बात की थी, उसी प्रकार से किन्हीं दो नंबरों के बीच में अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के लिए हम यहाँ समझ सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर √2, √3, √15 और पाई, इसके साथ साथ इस तरह से ऐसे नंबर्स जिन रोटेशन समझ में नहीं आता, जैसे 0.02, 002, 0002। देखिए यहाँ पर 0 बढ़ता जा रहा है, 02, एक 0 और बढ़ जाता है, एक 0 और बढ़ जाता है, इसी तरह से बढ़ती जा रही है। तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार की सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। नेक्स्ट नंबर है रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर को यदि ग्रुप के रूप में हम देखते हैं तो वे सभी को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स बनते हैं। रियल नंबर्स में आ सकता है जैसे 3, ये दिख रहा है आपका होल नंबर्स भी है, और एक परिमेय संख्या भी बनाई जा सकती है, मतलब रेशनल नंबर भी बनाया जा सकता है। 1/8 एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से -66 मतलब नेगेटिव से संबंधित सभी संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं ही कहलाती हैं। √रूट से आधारित भी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो कुल मिलाकर के समझ में आ रहा है कि वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, सभी प्रकार की संख्याएं, चाहे वह धनात्मक संख्याएं हों, चाहे वे ऋणात्मक संख्याएं हों, चाहे वे भिन्नात्मक संख्याएं हों। भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शन के रूप में हों, 2/3, 3/4, वैसे भी ये परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं हों, या फिर माइनस में दिया हो, नेगेटिव फ्रैक्शन के रूप में हो, या फिर √रूट पर आधारित संख्याएं हों या दशमलव पर आधारित संख्याओं हों, सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं। हमारे सामने उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है और प्रश्न है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको एक स्केल लेनी होगी और इस प्रकार से स्केल लेनी होगी और साथ में एक संख्या रेखा बनानी होगी। जैसे संख्या रेखा जब आप बना रहे हैं तो उस समय इसे बराबर बराबर स्पेस पर ही, इसे जैसे मैंने इसको बनाया है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इस पर बनाया है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट यहाँ पर दिया, मतलब बराबर दूरी पर आप लाइन खींच लेंगे, इसमें मार्क कर लेंगे और उसके बाद मैं इसको लगभग 1 मान लेता हूँ, इसके बीच की दूरी को 1 मान लेता हूँ। इसी प्रकार से जो भी इसके बीच की दूरी है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक मैंने 1 माना है, तो मैं इतनी ही दूरी को यहाँ पर भी एक नंबर दर्शा देता हूँ कि इतनी ही दूरी पर मेरा एक नंबर है, इससे इसकी दूरी 1 है। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। लंब का वर्ग यानी कि
समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री को होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है उसके लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसके द्वारा इसको समझते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और ये इसका बेस है यानी कि आधार है, ये इसका लंब है, और इसको हमने कर्ण बनाया। हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान √2 दिखाना है। तो हम देख सकते हैं कि √2 किस प्रकार से इसका मान आएगा। तो आप इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग, हमें कर्ण को फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब यानी कि 1 है, 1 का वर्ग प्लस आधार यानी कि 1 है, तो 1 का वर्ग। इसी प्रकार से जब निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर आएगा 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, दोनों को प्लस करने पर 2 होता है कर्ण का वर्ग। यदि हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा, √2। यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर √ होता है, मतलब इसकी आधी पावर हो जाती है। यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इसकी आधी पावर 1/2 हो जाता है, 2 की पावर 1/2 यानी कि √2। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि हम √2 इस प्रकार से यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे, इसके कर्ण का मान। और जब हमें पता चला कि यह रेखा पूरी √2 के बराबर है, तो यह दूरी जो है, इसके बीच की दूरी जो है, एक प्रकार की सहायता से इसे हम नाप लेंगे। तो जो नंबर यहाँ पर होगा उसे P नंबर दे करके वहाँ पर √2 को दर्शा देंगे। इस प्रकार से संख्या रेखा पर हम √2 का निर्धारण कर सकते हैं। और उदाहरण नंबर 4 में संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण करना है। सेम इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने √2 के लिए अपनाई है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार से दोस्तों हमने इसको समान दूरी पर रखा था, एक पर रखा है, एक पर इसे रखा है, और हमने यहाँ पर देखा कि √2 हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब हमें √3 प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो हम इस स्थान को 90 डिग्री मान करके, 90 डिग्री मान करके यहाँ से एक लंब खींचेंगे। किस रेखा पर, इस रेखा पर एक लंब खींचेंगे जो लगभग इस प्रकार से बनेंगी। आप इसे स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये 90 डिग्री है, मतलब लंब है, इस रेखा पर लंब है, इस रेखा पर, इस रेखा से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस रेखा पर लंब है यानी कि कर्ण पर लंब है। अब यहाँ पर लंब है तो हमें पता है √2 का मान है, और ये जितनी दूरी है हमें इस दूरी को ज्ञात करना है। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ये दूरी है वही दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक है, वही दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा आधार है, और इसके आधार पर हम इसे हल करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर आ जाएगा, इसका आधार ले लीजिए, 1 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग। तो इसे जब हल करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर आएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, √2 का वर्ग 2 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर 3। तो कर्ण का मान आ जाएगा √3। सेम यही प्रक्रिया अपनाएंगे तो यहाँ इसका मान हो गया √3। अब हम इसे केंद्र मान करके यहाँ से इसका चाप खींचेंगे और देखेंगे कि यह रेखा कहाँ तक जाती है। तो इस तरह से यदि आप खींचेंगे तो एक रेखा इस तरह से बनेगी, एक चाप खींचेंगे, इसको केंद्र मान करके इसे कोई दूसरा नाम दे देंगे। मान लीजिए इसे मैंने Q पॉइंट दे दिया, इसे P दिया था √2 को, तो Q को वैसे इसे रखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन के आधार पर हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पर रख दिया हमने Q, और Q पॉइंट पर हमने दर्शा दिया √3। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर √3 का भी निर्धारण कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित बताइए। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका तो यह कथन सत्य है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या
होती है। यानी कि हमने इसके बेसिक में पढ़ा है कि सभी परिमेय, अपरिमेय और सभी प्रकार की धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय तथा भिन्नात्मक संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यह कथन एकदम सत्य है कि अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा प्रश्न दिया, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को अंडर रूट के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऋणात्मक संख्याओं को अंडर रूट m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। तो डियर स्टूडेंट, हम ये जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं को हम कभी भी अंडर रूट के रूप में नहीं लिख सकते। इस कारण से संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याओं को नहीं दर्शाया जा सकता। जब चलिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह कथन भी असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। हम ये जानते हैं यह कथन असत्य है क्योंकि परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, डियर स्टूडेंट, हम ये जानते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, जबकि ये प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह कहना एकदम गलत होगा क्योंकि सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि √9, √4 एक ऐसी संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि √9 का वर्गमूल 3 होता है तथा √4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 और 3 ये संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखते हैं कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। हम जानते हैं इस तरह के प्रश्नों को हमने हल किया है उदाहरण में। आप उसी प्रक्रिया का प्रयोग करके इसे हल कर सकते हैं। यहाँ हम एक स्केल का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से मैंने एक नंबर लाइन खींची है उस प्रकार से आप भी एक नंबर लाइन खींच सकते हो। इसकी लंबाई आपको 2 रखनी होगी। आधार की लंबाई आप 2 रख सकते हैं और इसकी लंबाई को आप 1 रख सकते हैं, 1 लंबाई रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसकी लंबाई 1 रख सकते हैं, इसकी 2 रख सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसको हम मिला देंगे, इस रेखा को यहाँ पर मिला देंगे जो हमारी कर्ण की रेखा कहलाएगी, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों, अब इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जिस प्रकार से हमने पहले किया है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग कर्ण हमें ज्ञात करना है, जबकि आधार हमारा 1 दिया है। तो आधार मैं इसको मान लेता हूँ या फिर इसको मान लेता हूँ, या लंब को मैं 1 मान लेता हूँ। तो लंब हमारा 1 दिया है, तो लंब का वर्ग मतलब 1 का वर्ग और आधार यानी कि 2 का वर्ग। इस प्रकार से रखा तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, जोड़ने पर 5 हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर 5 और कर्ण की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो कर्ण बराबर √5। इस प्रकार से हम इस रेखा को ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण की रेखा को। अब हम इसे केंद्र मान करके यहाँ से प्रकार की सहायता से एक चाप यहाँ से खींचेंगे, जो आप इसे खींच सकते हैं, खींचेंगे जो लगभग इस तरह से लाइन बनाएगा, और यहाँ पर इसे हम √5 को दर्शा देंगे। इस प्रकार के हमने सवाल उदाहरण में हल कर लिए हैं। सो डियर स्टूडेंट, आशा है कि आपको आज का यह सेशन समझ में आया होगा, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.2 के सभी उदाहरण तथा प्रश्नों को हल किया है।